हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। बच्चों आज इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि मरुस्थल क्या है। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन की श्रृंखला में आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो मरुस्थल किसे कहते हैं। मरुस्थल और मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है और वहां पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वहां पाए जाने वाले आदिवासियों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बच्चों हमारा आज का टॉपिक है मरुस्थल। मरुस्थल से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर यह है जहां वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जिससे कि पानी की कमी हो जाती है और जमीन शुष्क हो जाती है। और यहाँ पर जो है पेड़ पौधों वनस्पति के नाम पर झाड़ी और झंगाड़ ही पाए जाते हैं, घासें भी नहीं पाई जाती यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वन्य जीवन और पशु जीवन बहुत ही कठिन दुर्लभ होता है, क्योंकि भीषण गर्मी और पानी की कमी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पेड़ पौधे पशुओं और मनुष्यों के लिए जल कितना महत्व है। जल का महत्व हम सबके लिए बहुत है। अगर एक दिन जल न मिले, एक दिन नल ना आए, तो सोचिए कैसा होगा अपना जीवन। जहां पीने हेतु जल उपलब्ध ना हो, पशुओं को चरने के लिए घास ना हो और फसलों की सिंचाई हेतु जल ना हो, ऐसे स्थान पर जीव जंतुओं के लिए जीना कैसे संभव होगा, आइए जानते हैं। ऐसा प्रदेश बच्चों, ऐसा प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा मतलब कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर जितनी भी वर्षा होती है उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। यही कारण है कि यह एक शुष्क प्रदेश होता है। इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे स्थान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब मरुस्थल एवं रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश एवं शीत मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित करते हैं। मरुस्थलों का विस्तार अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में है। अफ्रीका का सहारा कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब, थार व गोबी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का सोनोरांग एरिजोना मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा व पेटागोनिया मरुस्थल वर्ल्ड फेमस है। उष्ण मरुस्थल, उष्ण जैसे कि नाम है हॉट डिजर्ट, मतलब यहां पर भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण गर्म होता है। ये भीषण गर्म होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, ध्यान दीजिए बच्चों, उष्ण मरुस्थल जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकतर भागों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जब वर्षा होती है, वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं, इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं रहता। दिन धूप वाले गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मियां अधिक, सर्दियां अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक, तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क, रेतीली आंधियां चलती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की सूखी रेतीली जमीन पर क्या कोई वनस्पति होगी? जो वनस्पतियां कहाँ होती हैं? जहां पर पानी पाया जाता है। जहां पानी ही नहीं वहां वनस्पति भी नहीं होगी। क्या इस क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहता है? बच्चों, जीवन के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, और अगर पानी ही नहीं होगा तो जीव जंतु बहुत ही कम पाए जाएंगे। ऐसे जीव जंतु पाए जाएंगे या ऐसी वनस्पतियां पाई जाएंगी जिन्हें पानी की बिल्कुल न्यून आवश्यकता होती है। क्या ऐसे क्षेत्र में मानव जीवन संभव है? यदि हाँ तो किस प्रकार? मानव जीवन संभव है, लेकिन इतना जो है कठिन है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। जैसा कि बच्चों आप मैप में देख रहे हैं, ये सहारा मरुस्थल है, ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का सहारा है, ये अरेबियन, गोबी और ये थार। ये 3 मरुस्थल कहाँ के बच्चों? एशिया महाद्वीप के हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ही कालाहारी मरुस्थल भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का, कोलोराडो और एरिजोना ये उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति के विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति विकसित हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। जैसे बच्चों नागफनी, कैसी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर? नागफनी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि वनस्पति कैसी है, काटीली वनस्पतियां हैं। यहाँ की वनस्पति की जड़ें
लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियां होती ही नहीं है, और यदि होती हैं तो बहुत छोटी छोटी, चिकनी और मोटी होती हैं। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर छाल मोटी होती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। कहीं जहां कहीं जल के स्रोत या नदी होती हैं, वहां के आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियां व घासें उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं, वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं। इस कारण इन्हें मरुद्यान या ओसिस कहते हैं। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियां व मोटे अनाज की खेती की जाती है। मरुद्यान क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। मुख्य वनस्पतियां क्या है मरुद्यान की? खजूर, बबूल, सेहूर, नागफनी और ताड़। क्या उपर्युक्त विशेषताएं आपके आसपास के किसी पौधे में मिलती हैं? पता कीजिए, नाम और उससे होने वाले लाभों को उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है, तो जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये वनस्पति देखिए कैक्टस देख रहे हैं आप लोग, मरुस्थल में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण पौधा है। इसमें आप देखिए पत्तियों के नाम पर यहाँ पर जो है कांटे हैं और इसकी छाल जो है इसकी मोटी होती है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये अपने पानी को बचाए रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन न हो और इनके अंदर जो पानी है वो काफी देर तक टिका रहे। तो ये देखिए बच्चों, ये जो है फॉग झाड़ी है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है मरुस्थल में पाई जाने वाली फाग झाड़ी है, जो कि अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और बच्चों ये देखिए सांगरी का पेड़, आपके राजस्थान में जो मरुस्थल में ये सांगरी का पेड़ है, इसको जो है क्या कहते हैं? राजस्थान का जो है राजकीय वृक्ष भी कहते हैं इसको, सांगरी का पेड़। खेजड़ी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे रेगिस्तान का काव्य वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान के काव्य वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए तो रेगिस्तान का जहाज दिख रहा है आपको, ये कैमल कहते हैं अंग्रेजी में, ऊंट है ये, और इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये रेगिस्तान में बालू में बहुत तेजी से चलता है, जिससे इसलिए यहाँ पर इसको रेगिस्तान का भी जहाज कहते हैं, द शिप ऑफ डेजर्ट। ये देखिए जो यहाँ पर, तो ये है मरुद्यान। जैसा कि तुम्हें आप देख रहे हैं नकली स्थान है मरुद्यान, जिसे हम ओसिस भी कहते हैं। मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं वहां पर वनस्पति उत्पन्न हो जाती है। तो ये देखिए जहां पर जरा सा भी जल पाया जाता है रेगिस्तान में, वहां पर इस प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है, जो कि बाग के रूप में दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर आप देखिए सेहूर, खजूर और जो है इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है पाए जाने वाले जीव जंतुओं की हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव होता है और वनस्पति भी कम मात्रा में होती है। इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम होती है। यहाँ वे ही जीव रह पाते हैं जिनमें पानी की कमी व अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इनमें ऊंट प्रमुख है, इसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊंट की पीठ पर बड़ा सा कुबड़ होता है। क्या होता है बच्चों? कुबड़, जिसमें खूब सारी चर्बी इकट्ठा रहती है। ये वसा पानी की कमी को पूरा करती रहती है। ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। मंगोलिया के 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी व सामान ढोने के काम करते हैं। यहाँ भेड़ एवं बकरियां भी पाई जाती हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं जो प्रायः गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर मांद या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे नेवला, सांप, बिच्छू, गो, रेत मूस, हिरण, गीदड़, चिंकारा और लोमड़ी आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहां कभी एक पूरा हरा भरा मैदान था। यह एक सघन बसा क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है यहाँ नदियां और घड़ियाल पाए जाते थे। हाथी, शेर, सिराप, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियां आदि समान जानवर थे। पता करें कि यह सब यहां से क्यों समाप्त हो गए। जीवन, मरुस्थलीय जीवन कैसा होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। पानी की कमी है और तापमान में अंतर है। ताप कभी बहुत अधिक तो कभी कम। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियां नष्ट होने का भी डर बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और दूर दूर बसी है। आपके मन में विचार आ रहा होगा ऐसी परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, सोचना कठिन है। किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियां यहाँ निवास करती हैं, जैसे अरब के बद्दू। अरब में कौन रहता है बच्चों? बद्दू। कालाहारी के बुशमैन जातियां, और कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर जीवन गुजारने व चरवाहे हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की थाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं, जिससे कि पानी देर तक ठंडा बना रहता है। चित्र में जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये जो है वहां पाई जाने वाली जनजातियां हैं।
यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां पर जो है नदियों की घाटियां व खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन हैं। यहां पर सरकारों द्वारा रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया जा रहा है। खनन व्यवसाय एवं उद्योग धंधे भी विकसित किए जा रहे हैं। नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। वहां कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भी जानिए बच्चों मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को क्या कहते हैं? सैंडून क्या कहते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को सैंडून कहते हैं। ये टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं जिससे कि गर्मी का प्रभाव कम हो सके। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है वहां पाई जाने वाली जनजाति है। कहां पाई जाने वाली बच्चों? अरब के सहारा में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ये बद्दू जनजाति की नदी है। बद्दू ये लोग जो है भेड़ बकरियां पालते हैं और पशुचारक का कार्य करते हैं। ये देखिए बद्दू लोग जो हैं ये अपने भोजन बना रहे हैं बच्चों। और ये देखिए बद्दू जनजाति के लोग हैं। ये अपना जो है रेगिस्तान में इस प्रकार अपना खाना बनाते हैं और देख रहे हैं आप लोग, तो ये पत्थरों में रख करके अपना खाना पका लेते हैं। ओमान का एक बद्दू परिवार देख रहे हैं आप, ये जो बच्चों ओमान का जो है एक बद्दू परिवार है। सीरिया में खाना पकाती 2 बद्दू स्त्रियां, कई पढ़ रहा है आपको, सीरिया में खाना पकाती हुई 2 बद्दू स्त्रियां। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में रोटियां बनाते हुए बद्दू पुरुष। ये देखिए ये कौन है? ये कालाहारी बुशमैन है बच्चों। जो कहां पाए जाते हैं? ये पाया जाता है सहारा के मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में। कहां पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। इनका पूरा जीवन जो है ये अपने भोजन के लिए शिकार पर निर्भर करते हैं। देखिए शिकार के लिए बिल्कुल तीर कमान लिए हुए बैठा हुआ है। ये देखिए निशाना लगाता हुआ, ये जो है बुशमैन है, निशान लगाता हुआ। चित्र में जैसे बच्चों आप देख रहे हैं, ये देखिए रेत के टीले हैं, यही पड़ रहा है। ये जो है रेत के टीले हैं, इन्हीं को कहते हैं सैंडून। क्या कहते हैं इनको? हवा आती है तो हवा एक तरफ ढकेलती है, दूसरी तरफ जाती है, और सैंडून के टीले चलते भी हैं, मतलब सरकते भी हैं। ये देखिए ये भी बुशमैन औरतें हैं और ये शिकार के लिए निकली हुई हैं। टू पीपल लुक ओवर द शवाना इन बोट्स। ये देखिए खाना कोई भी जानवर मिल गया है उसको पका करके खा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है हमारा पाठ समाप्त। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे और इस प्रश्न अभ्यास को आप अपनी पुस्तक में नोट करते चलिए। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है हमारा कि मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क होती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र में दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। दिन धूप वाले और गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं? मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय वनस्पतियां विकसित हो जाती हैं। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं जिससे वे उनकी गहराई तक नमी प्राप्त करती हैं। जल वाष्पन को कम करने के लिए इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। जहां कहीं जल के स्रोत या नदी होती हैं वहां आसपास पेड़ पौधे झाड़ियां वे घासें उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं, इस कारण इन्हें मरुद्यान कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण को मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मरुस्थलीय क्षेत्र की विषम जलवायु बहुत विषम होती है। यहाँ पानी की कमी और तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। ताप कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम होता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम और बस्तियां बहुत दूर दूर बसी हैं। यहाँ पर रह रही आदिवासी जातियों में अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घुमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट व बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इसमें पानी देर तक ठंडा रहता है। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नदियां नहरें निकालकर कई स्थानों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं जिससे कृषि की जा सके। सड़कों और रेल मार्गों का विकास करके जनजीवन को सामान्य किया जा सकता है। खनन और उद्योग धंधे लगाकर भी जनजीवन सामान्य बनाया जा सकता है। अच्छा, सही जोड़े मिलाइए।
सही जोड़े बनाना है। सहारा अफ्रीका, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, एरिजोना उत्तरी अमेरिका, थार एशिया, अटाकामा दक्षिण अमेरिका। बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।